हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर रहे थे, जो चैप्टर नंबर 2 था क्लास 10 साइंस का। और उसमें अपन ने काफी सब कुछ पढ़ लिया था, जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती थी और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कैसे अपन इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिर अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे कैसे किन किन चीजों से रिएक्ट करवाते हैं। जैसे मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जो एसिडिक होती है। मेटल्स ऑक्साइड जो होती है वो बेसिक इन नेचर होती है, कुछ एम्फोटेरिक भी होती है और नॉन मेटल्स में कुछ ना कुछ न्यूट्रल भी होती है। फिर अपन ने वाटर के साथ रिएक्शन देखा, फिर एसिड के साथ रिएक्शन देखा और लास्ट में अपन ने ये देखा कि मेटल अगर मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करेगा तो क्या कैसे कैसे रिएक्ट करेगा। और उससे अपन को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली जो होती थी रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। कि कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा और कौन किसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो अपन को ये पता चला था कि मेनली जो सबसे हाईली रिएक्टिव है वो होते हैं के और Na, और जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो होते हैं सिल्वर, Ag, Au और एक प्लेटिनम भी होता है। प्लेटिनम अपन की बुक में इतना डिस्कस नहीं हुआ होगा, पर Au के बाद में भी एक होता है जो प्लेटिनम है ना। तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं मेटल्स और ये एकदम लीस्ट रिएक्टिव है, बिल्कुल कम रिएक्टिव है, मतलब इतना अच्छे से रिएक्ट नहीं करते। और बीच में पूरी सीरीज होती थी, जैसे जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन आ गया, वो सब इसके बीच में आते थे। इसमें एक ऐसा होता था जो हाइड्रोजन होता था, है ना। हाइड्रोजन को अपन मेटल्स में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव वैलेंसी में एग्जिस्ट करता है और पॉजिटिव वैलेंसी वाले जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं। तो उस वजह से अपन इसको रख रहे हैं, है ये मेटल नहीं, पर पॉजिटिव वैलेंसी की वजह से इसको इसमें रखना पड़ रहा है। और एसिड्स में क्या हो रहा है, हर जगह एच एच आता है, तो उसकी वजह से ये उसमें रखना पड़ रहा है। तो मैंने शायद स्टार्टिंग में ऐसा बोला कि चैप्टर नंबर टू नहीं, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि अपन ने लास्ट कहाँ पे छोड़ा था। तो अपन ने ये देखा था कि मेटल्स का बहुत सारा रिएक्शन देख लिया कि मेटल सॉल्ट से कैसे रिएक्ट करेगा और ये, पर मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अपन अब देख रहे हैं हाउ मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, और वी कैन से दैट हाउ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद मेटल्स। ठीक है, तो अपन अब देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत अपन को पता होना चाहिए क्या क्या चीजें कैसे कैसे क्या क्या होती है, मतलब बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो अपन को बॉन्ड पता होना चाहिए। कभी भी आप ऐसा वर्ड सुनते होगे ना, बॉन्ड। बॉन्ड मतलब फ्रेंडशिप बॉन्ड हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड मतलब अपन की कैसी ट्यूनिंग है ना, किसी के साथ में अपन कितना अट्रैक्टेड है, किसके साथ में कितना अच्छे से बात बात होती है, वो बॉन्ड होता है, मतलब कितना अच्छा रिश्ता है। ठीक है, बॉन्ड कितना अच्छा है। तो बॉन्ड जो होता है ना वो एटम्स के बीच में भी होता है। तो बॉन्ड मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि कितना अच्छे से वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए हैं, कितना एक दूसरे से वो अटैच हुए हैं, है ना। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स। ठीक है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बाइंडेड होते हैं, विच बाइंड्स देम। इस चीज को बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, जैसे अपन ऐसे बोलते हैं H2O। तो H2O क्या है, उसमें हाइड्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, दो अलग अलग एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, और दोनों एक दूसरे से बॉन्ड हुए हुए। तो ये एक दूसरे से बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगा ना, तभी तो एक दूसरे से बाइंड हुए हैं। वो जो फोर्स होता है उसको अपन बोलते हैं बॉन्ड, है ना। और बॉन्ड कैसा है, एटम्स के बीच का, इसको बोलते हैं अटोमिक बॉन्ड। तो ये अपन नया टॉपिक स्टार्ट करें, अटोमिक बॉन्ड। एटोमिक बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो एलिमेंट्स के बीच में। वो एलिमेंट्स मेटल और नॉन मेटल भी हो सकते हैं, वो दोनों नॉन मेटल भी हो सकते हैं, वो दोनों मेटल नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि मेटल्स और मेटल्स होते हैं फिर तो एलॉयज बन जाएगा, वो भी एक तरीके से बॉन्ड ही हुआ वो भी, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये होता है कि अगर कोई कंपाउंड है तो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, और वो जो बहुत सारे एटम्स होंगे वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड होता है, और अट्रैक्टेड होते हैं उस चीज को क्या बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं एटॉमिक बॉन्ड। और एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अपन को इस क्लास में 10th क्लास में अलग अलग पढ़ना है। फर्स्ट पढ़ना है आयोनिक बॉन्ड, एटॉमिक बॉन्ड का एक पार्ट है। फिर दूसरा टाइप पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड, और थर्ड टाइप पढ़ना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, वो 10th में प्रॉपरली ऐसे सामने नहीं आया है कि हाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसकी डेफिनेशन ये है, इनके बीच में होता है। पर जब अपन आईआईटी या एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो अपन थोड़ा बहुत उसमें बता देते हैं कि हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है ना। तो अपन थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अपन देख लेते हैं कि एटॉमिक बॉन्ड कितने टाइप का है, पहले तो वो लिख देते हैं। तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक बॉन्ड लिख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं।
टाइप्स ऑफ एटॉमिक बॉन्ड। ठीक है, एटॉमिक बॉन्ड होता क्या है? एटॉमिक बॉन्ड वही जो फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है दो एलिमेंट्स के बीच में एक कंपाउंड में, उसको अपन बोलेंगे एटॉमिक बॉन्ड। फर्स्ट होता है आयोनिक, आयोनिक बॉन्ड। सेकंड क्या है? कोवैलेंट। और थर्ड है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट इतना अपन के कोर्स में अभी है नहीं, तो उसका अपन डिस्कशन थोड़ा सा ही देखेंगे, पर ये दोनों बहुत अच्छे से हैं। आयोनिक बॉन्ड अभी अपन पढ़ने वाले हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड जब आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ोगे ना, उसमें बहुत ज्यादा आएगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड अपन के कोर्स में है, और ये दोनों अपन को अच्छे से आने चाहिए। और अपन अभी इस सेशन में क्या करने वाले हैं, अपन पढ़ने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो अपन आयोनिक बॉन्ड को स्टार्ट करते हैं, और अपन का जो मेन टॉपिक है उस पर रहते हैं। मेन टॉपिक क्या है? रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। अपन देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, और वो रिएक्शन कैसे होता है, उसमें कौन से बॉन्ड बनते हैं, तो उसमें बॉन्ड बनते हैं आयोनिक। तभी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया कि हाँ अलग अलग बॉन्ड होते हैं और ये सब। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करते हैं रिएक्शन वाला मेन टॉपिक। तो एक बार मैं हेडिंग वापस लिख देता हूँ। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का कोई रिएक्शन देखना ना, तो कोई एक मेटल सोचो, कोई भी सोचो, और कोई भी एक नॉन मेटल सोचो। तो मेरे दिमाग में कोई भी मेटल आया, एल्यूमिनियम आया सर। ठीक है, तो एल्यूमिनियम मेरे दिमाग में एक मेटल आया। अब कोई नॉन मेटल भी सोचना है मुझे, तो मैंने नॉन मेटल सोचा, कोई भी सोच लो। नॉन मेटल बन के आसपास कौन सा? ऑक्सीजन गैस बहुत ज्यादा है, तो मेरे दिमाग में ऑक्सीजन गैस के बारे में आया। अब कोई भी मेटल जो होता है या फिर कोई भी एलिमेंट होता है, वो रिएक्ट क्यों करता है, वो कंपाउंड बनाता ही क्यों है? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। कोई भी ऐसा कंपाउंड, जैसे कोई भी एटम है या कोई भी जो भी चीज होती है, वो आपस में रिएक्ट ही क्यों कर रही है? क्योंकि वो स्टेबल हो जाए। मेनली वो मिनिमम एनर्जी में आना चाहते हैं। तो ये दोनों क्यों रिएक्ट कर रहे होंगे? क्योंकि दोनों एक दूसरे से स्टेबल होना चाहते हैं। ऑक्सीजन इससे रिएक्ट कर रहा होगा ताकि ये स्टेबल हो जाए, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है क्योंकि वो स्टेबल हो जाए, है ना। तो मेनली क्या होता है, वो स्टेबल होना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए तो अपन को पता है ना कि अपन को उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और देख लेंगे आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड है या फिर कैसा है, उसके हिसाब से अपन देख लेंगे। ठीक है, तो अपन का मेन एम होता है इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। किसी किसी को पता होगा, किसी किसी को नहीं पता होगा। जिसको नहीं पता उसमें बता देता हूँ। क्या होता है, सीरीज होती है पूरी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ऐसे करके। तो उसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आ रहा है एल्यूमिनियम। तो अपन को एटॉमिक नंबर थोड़े से लर्न रखने पड़ेंगे। फिर ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। और इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? 8 ही। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वो इंफॉर्मेशन देता है। तो अब ये अपन ने बना दिया न्यूक्लियस, सारे के सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस में आ गए। फिर सेकंड फर्स्ट शेल बनाएंगे। फर्स्ट शेल में कितना आ सकते हैं? 2। 2 आ गए, अपन ने फिल कर दिया। सेकंड शेल बनाएंगे। सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8। अपन को भरने कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन टोटल भरने हैं। 2 तो अपन ने फिल कर दिया ना, तो बाकी कितने बच रहे हैं? सिर्फ 6। तो 6 फिल कर दिया। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बन गया ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो अपन को क्या करना है, जो लास्ट वाला शेल है उसमें 8 आ जाए। 8 आ जाएंगे तो फुलफिल्ड हो जाएगा। 6 तो आए हुए हैं इसके पास में, इसको कहीं ना कहीं से 2 चाहिए। तो 2 इसको अगर कहीं से भी मिल गए तो ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। इसको सिर्फ 2 चाहिए। अब आता है अपन एल्यूमिनियम के पास। एल्यूमिनियम के पास में आए, तो एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर क्या था? 13 इसका एटॉमिक नंबर है। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे अगर अपन, तो सारे के सारे प्रोटॉन आ गए यहाँ पे 13। फिर फर्स्ट शेल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे, फिर सेकंड शेल यहाँ पे 8 आना चाहिए, है ना। 8 इसके पूरी कैपेसिटी होती है, और 8 के 8 अपन फिल करेंगे। 3 4 5 6 7 और 8, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आते हैं अपन थर्ड शेल पे, क्योंकि अभी तक अपन ने सिर्फ 10 ही फिल करे हैं। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन से 2 है, 1 2 और ये 8, और अपन को 13 फिल करना है। तो इसका मतलब 3 और बाकी हैं। तो ये नेक्स्ट शेल बनाते हैं। ये आ गया फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर ऐसा बना। तो एल्यूमिनियम को कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए? तो आउटर मोस्ट में 8 हो जाए। 8 होने के लिए यहाँ तो ये 5 को कैरी कर ले, गेन कर ले, या फिर क्या करे, ये 3 का लूज कर ले। ठीक है, 3 का लूज करेगा तो भी ये
स्टेबल हो जाएगा। तो ये ज़्यादा ईज़ी क्या रहेगा कि 3 का लूज़ कर ले, तो 3 का लूज़ कर लेगा, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देने हैं और उसको 2 चाहिए, तो ये 2 इसको अगर दे देता है, तो ये तो स्टेबल हो जाएगा ना। पर अभी भी ये स्टेबल नहीं हुआ क्योंकि इसके पास में अभी भी 1 बचा हुआ है, तो ये किसी और को ढूँढेगा जिसको 1 की ज़रूरत होगी। तो ये और किसी को ढूँढेगा ऐसे-ऐसे करके। तो अपन अब देखते हैं मेन स्ट्रक्चर। सिर्फ़ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, ठीक है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बना रहा है। आउटर मोस्ट का मतलब क्या होता है? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं ना, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये डेफिनिशन भी आप याद रखना अब, ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में उसको अपन बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अपन अब जो स्ट्रक्चर बनाएँगे ना, उसमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लिखेंगे। तो अपन अब नया पेज लेते हैं, एल्यूमीनियम का बनाते हैं। तो एल्यूमीनियम के आउटर मोस्ट में कितने आ रहे थे? 3 आ रहे थे। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड और ये थर्ड। ऑक्सीजन के कितने आ रहे थे? तो ऑक्सीजन के कितने आ रहे थे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में याद नहीं है तो अपन देख सकते हैं। आउटर मोस्ट में देखना सिर्फ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउटर मोस्ट में 6 है, ठीक है? तो 6 है तो 6 बना देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है? इसको कितने चाहिए? 8 और इसको ये 3 को हटाना है। तो इसने क्या करा? इन 2 को लिया और इसने इसको दे दिया। तो ये तो स्टेबल हो गया। पर अभी भी ये स्टेबल नहीं हुआ है क्योंकि इसके पास में एक अभी भी बाकी है तो इसको भी हटाना है। तो ये तो एक बना ना, और एल्यूमीनियम ले लेते हैं ना अपन, और एल्यूमीनियम ले लेते हैं और ऑक्सीजन भी ले लेते हैं। तो अपन ने ऑक्सीजन एक और ले लिया। तो ये जो बचा हुआ था ना, ये इसने यहाँ दे दिया, यहाँ पे। पर ये वाला ऑक्सीजन अभी स्टेबल नहीं हुआ है, तो अपन के पास में तो एक और एल्यूमीनियम की अवेलेबिलिटी है ना, तो अपन एक और एल्यूमीनियम लेते हैं। अभी देखते जाना एक बार। तो इसके पास में आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 3। ये एक इसने वापस इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन। ये वाला ऑक्सीजन स्टेबल हो गया। ये एल्यूमीनियम जो था, वो स्टेबल नहीं हुआ क्योंकि इसके पास में 2 एक्स्ट्रा पड़े हैं। तो ये एल्यूमीनियम स्टेबल नहीं हुआ है, बाकी इन सब में सब स्टेबल हो चुके हैं। तो अपन क्या करेंगे? एक ये पेयर एक्स्ट्रा है ना, तो एक ऑक्सीजन और ले लेते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होता है। ये पेयर अगर इसके पास में आ जाएगा, तो ये भी स्टेबल, ठीक है? तो ये ऑक्सीजन भी स्टेबल हो चुका है, 8 आ चुके हैं। ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये एल्यूमीनियम भी स्टेबल हो चुका है। तीनों को इसने कहीं न कहीं यूटिलाइज़ करवा दिया और ये एल्यूमीनियम भी स्टेबल हो चुका है। ये पूरा कंपाउंड अब स्टेबल है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 है। हर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 आ रहा है और हर एल्यूमीनियम के आउटर मोस्ट शेल में एम्प्टी है वो, क्योंकि पूरा खाली कर चुका है और सेकंड वाला शेल उसके पास में 8 है। तो एल्यूमीनियम स्टेबल और ये पूरा स्टेबल। तो इस पूरे कंपाउंड को अपन एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एल्यूमीनियम के कितने आ रहे हैं? 2, ऑक्सीजन के कितने आ रहे हैं? 3। ठीक है? तो अपन कभी भी एल्यूमीनियम के ऑक्साइड लिखते हैं ना, तो अपन ये फॉर्मूला क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये सब हुआ था, है ना? पूरे इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, क्योंकि पूरे 8 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए उसने बहुत सारी मेहनत करी थी। अपने दूसरे एल्यूमीनियम को बुलाया, उसने अपने दूसरे ऑक्सीजन को बुलाया और फिर जाके स्टेबल हुआ। तो Al2O3 क्यों लिखते हैं? अपन AlO क्यों नहीं लिखते हैं? ये पता चला? अपन डायरेक्टली AlO क्यों नहीं लिख देते? तो उसका रीज़न क्या है? अकेला AlO था ना, तो वो तो उसमें क्या हो रहा था? 2 तो इसने इसको दे दिए थे, ये स्टेबल हो गया था, पर Al अभी भी स्टेबल नहीं हुआ था। तो AlO तो एग्ज़िस्ट नहीं कर सकता था। फिर अपन ने देखा कि और ऑक्सीजन बुलाया, फिर एल्यूमीनियम बुलाया, अब ये जाके पूरा स्टेबल हो रहा है। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। और ये जो बॉन्ड होता है ना, जिसमें अपन पूरा की पूरा डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसके थे, इसने पूरे इसको दे दिए। तो इसको क्या बोलते हैं? इस बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है? तो ये जो बॉन्ड है, ये आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है? आयोनिक बॉन्ड में क्या होगा? एक एटम डोनेट कर रहा होगा और एक एटम गेन कर रहा होगा। ठीक है? पूरा की पूरा डोनेट कर दिया, उसने पूरा की पूरा गेन कर लिया। तो 1 एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एंड 1 एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है? इसके बाद में भी जो एटम डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो कौन होगा? वो डोनेट कर रहा है, इसका मतलब उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है। तो जो एटम डोनेट कर रहा होता है वो कौन होता है? मेटल। और जो एटम इलेक्ट्रॉन की गेन कर रहा होगा, उसके पास में एफिशिएंसी तभी तो गेन कर रहा है, तो उसको बोलेंगे नॉन मेटल। तभी मेटल और नॉन मेटल कभी भी रिएक्ट करेंगे तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? आयोनिक बॉन्ड। ये फिक्स्ड हो गया। ठीक है? तो आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा बॉन्ड होगा जिसमें जो कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें से एक तो डोनेट करेगा और एक गेन करेगा।
और गेन जो कर रहा होगा वो होगा नॉन मेटल और जो डोनेट कर रहा होगा वो होगा मेटल। ठीक है? इसका एक और एग्जांपल देखते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक, तो एक और एग्जांपल लो, कोई भी ले लो। अब अपन लेते हैं बुक वाला एग्जांपल, जो बुक में अच्छे से बार-बार बताया है, तो उन बुक वाले लेते हैं। उन्होंने लिया है सोडियम, Na। एक और सोडियम जो है वो एक मेटल है, तो मेटल की जगह उन्होंने लिया सोडियम और नॉन मेटल में लिया क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन मतलब Cl होता है इसका सिंबल, अपन सिर्फ Cl लिखा। अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। Na का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर किसी को पता होगा, किसी को नहीं, तो इसका एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो वो आ गया 17। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं Na का। तो Na के लिए बनाने के लिए क्या करेंगे, सारे के सारे प्रोटॉन यहाँ पे आ गए। फिर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में बनाएंगे तो 2 आ गए ना। अब उनको कितने फिल करना है, 11 फिल करना है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 है ना। टोटल कितने फिल कर दिए, ये 8 और ये 2, तो टोटल मैंने 10 फिल कर चुका हूँ। तो बाकी कितने बच रहे हैं, सिर्फ 1, तो ये 1 फिल कर दिया। एक और शेल बनाएंगे, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितना आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सोडियम के अंदर, 1। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जितना, तो इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये आ गया। अब इसको स्टेबल होना है, तो ये तो क्या करे, या तो आउटर मोस्ट शेल में 7 का गेन कर ले तो 8 हो जाएंगे, या फिर ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। ज्यादा इजी क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। ठीक है, 7 को लेने के लिए तो बहुत ज्यादा माथाफोड़ी हो जाएगी, तो 1 को छोड़ दे तो काफी सही रहेगा। फिर अपन आते हैं क्लोरीन के ऊपर। क्लोरीन का 17 है, सारे के सारे प्रोटॉन तो यहाँ पे आ गए 17 के 17। फिर फर्स्ट शेल 1 इलेक्ट्रॉन 2, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 की है, 2 फिल कर दिए। सेकंड शेल में 8 की कैपेसिटी है, 8 पूरे फिल करेंगे। ये 4, 5, 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अपन ने ये भर दिए 8 पूरे। अब लास्ट शेल, टोटल कितना अपन फिल कर चुके हैं, तो टोटल अपन को 17 फिल करना है, उसमें से अपन ने 10 फिल कर दिए, तो लास्ट शेल में कितना आ जाएंगे, 7। ठीक है, ये आ गया इसका फर्स्ट शेल, ये आ गया इसका सेकंड शेल, ये आ गया इसका थर्ड शेल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 7। ठीक है, अब ये पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है क्लोरीन का, ये पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है सोडियम का। सोडियम को स्टेबल होना है, तो उसको 1 को छोड़ना है, तो थोड़ा सा इसको स्पेस चाहिए हमको, स्पेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये आ गया Na, कितना एटॉमिक नंबर है, 11। ठीक है, तो अब क्या करेगा, इसको 1 को निकालना है और इसको 1 की जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देता है, ये यहाँ पे अगर आ जाता है ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से तो ये हट जाएगा, तो इसको हटाओ। अब हमारे इरेजर का कमाल देखना। ठीक है, हट गया वो, और अब ये बन चुका है खाली शेल। तो इसका लास्ट वाला शेल देखो बिल्कुल एम्प्टी है। जो इसका लास्ट शेल है, सेकंड वाला शेल देखो, तो वो 8 फिल्ड है, 8 के हिसाब से वो फुल फिल्ड है। और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये भी पूरा स्टेबल हो चुका है। तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो इसने क्या किया, डोनेट किया है, इसने क्या किया, गेन किया है। तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड पूरा फॉर्म हुआ है। जो डोनेट करता है वो कौन होता है, मेटल, आप देख सकते हो ये मेटल है, और जो गेन कर रहा होता है वो कौन होता है, वो एक नॉन मेटल। तो ये पूरा इस तरीके से बना। अब इसके पीछे थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी तो है, केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखेंगे, केमिकल इसको डिनोट कैसे करेंगे, आयोनिक नाम क्यों पड़ा, है ना, आयोनिक बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इसको कुछ और बोल देते, है ना, डोनेट एंड गेन बॉन्ड बोल देते, ऐसा भी तो बोल सकते थे, आयोनिक क्यों बोला। तो अब अपन आते हैं आयोनिक बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं इसके ऊपर। तो चलो सोडियम का स्ट्रक्चर देखते हैं स्टार्टिंग से। वैसे इसका ये जो भी कंपाउंड बनेगा, इसमें Na का मतलब एक ही एटम था, Cl का एक ही एटम था, एक दूसरे को दोनों ने स्टेबल कर दिया, तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, ये बनेगा NaCl। ठीक है, जो घर पे कॉमन सॉल्ट होता है वो इससे बना हुआ होता है, एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा होता है। ठीक है, NaCl का ये सब था। अब आता है अपन के मेन पार्ट पे, Na का डोनेट करने से पहले का स्ट्रक्चर और डोनेट करने के बाद का स्ट्रक्चर, उस पर देख रहे हैं। तो Na का एटॉमिक नंबर क्या था, 11। तो सारे प्रोटॉन यहाँ पे
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन और फिर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा था डोनेट करने से पहले का। और डोनेट करने के बाद का देखते हैं। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 और यहाँ पे 0, क्योंकि अब तो 1 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया ना। तो स्टार्टिंग में देखो क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो ये बताता है कि कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है। और स्टार्टिंग में हर एटम में दोनों बराबर होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे स्टार्टिंग वाले में, 11 है, 2 + 8 + 1 11 हो रहा है। और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में पड़े हैं ना, 11 के 11 ही तो होंगे वो भी, तो ये भी 11 है। अब आता है अपन यहाँ पे, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन देखना। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल कितने हो रहे हैं, सिर्फ 10 हो रहे हैं। और प्रोटॉन देखो, तो प्रोटॉन तो सेंटर में पड़ा है ना, वो तो अभी भी उतने के उतने ही है, क्योंकि प्रोटॉन का लूज थोड़ी हुआ है, प्रोटॉन तो अभी भी उतने ही है ना। तो प्रोटॉन 11 है। तो अब इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो अपन को यहाँ से देख के पता चल रहा है प्रोटॉन ज्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो ये Na+ हो चुका है, ठीक है, 1+ ज्यादा हो रहा है। और ये जो था ये न्यूट्रल Na था। तो Na और Na+ अलग अलग होता है ना, Na और Na+ अलग अलग है, क्योंकि Na+ पे एक चार्ज है और Na जो था उसमें कोई चार्ज नहीं था। तो ऐसे एटम जो एक चार्ज कैरी करते हैं उनको अपन बोलते हैं आयन। इसको लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे एटम जो चार्ज कैरी करते हैं, जैसे अपन ने लिखा है एटम्स दैट कैरी सम चार्ज आर नोन एज आयंस, ठीक है, उनको अपन आयंस बोलते हैं। और वो चार्ज कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो कैरी कर रहा है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये एक आयन है, चार्ज कैरी कर रहा है। तो आयंस के हिसाब से पॉजिटिव अगर है तो उसका एक अलग नाम दे दिया, नेगेटिव अगर है तो उसका एक अलग नाम दे दिया। जैसे पॉजिटिव है तो उसको बोल दिया कैटायन, ठीक है। तो कभी भी पॉजिटिव वैलेंसी वाला कोई कंपाउंड है, पॉजिटिव वैलेंसी वाला कोई आयन है, तो उसको अपन बोलेंगे कैटायन। तो सोडियम अभी कैसे एक्ट कर रहा है, ये एक कैटायन है क्योंकि आयन है, ठीक है। और अपन क्लोरीन पे आते हैं अब। तो क्लोरीन में क्या हुआ होगा, क्लोरीन का स्ट्रक्चर था 17, इसका एटॉमिक नंबर 17 था। अब अपन बॉन्ड बनने से पहले का, बॉन्ड बनने के बाद का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो बॉन्ड बनने से पहले क्या था, 17 प्रोटॉन यहाँ पे थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, 8 यहाँ पे थे और 7 यहाँ पे थे, है ना। बॉन्ड बनने के बाद क्या हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इसमें गेन कराना एक, तो 7 से 1 गेन करने के बाद में ये 8 हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गिनते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ चुके हैं, 2 + 8 + 8 18। और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो अभी भी सेंटर में उतने के उतने ही है ना, जितना एटॉमिक नंबर था स्टार्टिंग में जितने थे उतने ही है। स्टार्टिंग में 17 थे तो अभी भी 17 ही है। तो इस पे कौन सा चार्ज ज्यादा आ गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ज्यादा कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अपन Cl को जब इसमें लिखेंगे तो ये होगा 1-, क्योंकि आयन बन चुका है, इसके उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, इसमें एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उसकी वजह से ये Cl1- हो गया, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। अब इसका एक नाम दे दिया, जैसे Cl1- है ना, तो ये कैटायन है कि एनायन है, तो नेगेटिव आयन जो होंगे, सी नेगेटिव आयन है, उसको अपन ने बोल दिया एनायन, तो ये एक एनायन है, ठीक है। तो अब से आप याद रखना कि जो पॉजिटिव वाले होते हैं, ऐसे एटम जो पॉजिटिव वैलेंसी वाले हैं उनको अपन बोलेंगे कैटायन, और जो नेगेटिव वाले हैं उनको अपन बोलेंगे एनायन, ठीक है। तो ये एक एनायन हो गया ये पूरा, ठीक है। तो ये होते हैं आयोनिक बॉन्ड्स। का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो आयंस के फॉर्मेशन के बाद में बनता है, क्योंकि बॉन्ड बनने के बाद में तो अब ये बन गया ना, अब वो Cl- का है और वो क्या बन गया, वो Na+ बन गया, तो आयन बन गए। तो कभी भी आयोनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या होता है, आयन का फॉर्मेशन होता है, तभी फिर वो बॉन्ड बन रहा होता है, ठीक है। तो अपन को पूरा अच्छे से आ चुका है। अब केमिकल रिएक्शन कैसे लिखेंगे पूरा वो देखते हैं। तो सोडियम क्या था, सोडियम अकेला था, Na था, बॉन्ड बनने के बाद में क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो Na ने क्या करा, खुद तो पॉजिटिव वैलेंसी वाला बन गया और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ठीक है। और क्लोरीन क्या था, क्लोरीन अकेला था, उसने एक इलेक्ट्रॉन का गेन करा और वो बन चुका है Cl1-। तो ये होता है आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड फॉर्मूले। रिएक्शन लिखने होंगे ना थोड़े बहुत अपन को, तो वो इस तरीके से लिखना है, ठीक है। Na ने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो उसने ये करा, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन करके Cl1- फॉर्म कर लिया, और इस वजह से पूरा बॉन्ड फॉर्मेशन यूं हुआ है। तो ये पूरा बॉन्ड बन गया है अपन का इसके हिसाब से। अब
आयोनिक बॉन्ड को एक और नाम भी बोलते हैं, ठीक है? जैसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली वो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रो नेगेटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली वो नेगेटिव है। तो अपन इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं, ये जो एनायन है Cl1 माइनस है, ये नेगेटिव है ना, तो ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव है ना? और इसको अपन इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव भी तो बोल सकते हैं, Na प्लस है ना, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है। तो आयंस को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे कैटायन है तो उसको अपन इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोल सकते हैं और एनायन है तो उसको अपन इलेक्ट्रो नेगेटिव बोल सकते हैं, है ना? तो इस वजह से उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, वैलेंसी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वैलेंसी नेगेटिव तो इलेक्ट्रो नेगेटिव, और इसकी वजह से इसका एक और नाम पड़ा। तो आयोनिक बॉन्ड को अपन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो सकते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव हो सकते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड को, इसको लिख देते हैं अपन, ठीक है? यहाँ पे लिख देते हैं आयोनिक बॉन्ड बोलो या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलो, एक ही बात है। ये नीचे राइटिंग अच्छी नहीं आई है पर कोई बात नहीं, नीचे लिखना पड़ रहा है ना। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होता है, आयोनिक बॉन्ड बोलो या इलेक्ट्रोवैलेंट बोलो, एक ही बात है, ठीक है? तो ये पूरा हो गया, स्ट्रक्चर विक्चर अपन सब अच्छे से बना के देख लिया है, कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी देख लिया है। अब पुराने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं, Al2O3 वाले पे। ठीक है, इसमें एक बार अच्छे से देखना, जो एल्यूमिनियम है ना, वो क्या कर रहा था, वो 3 इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा था, तो उसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए? वो लूज कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो उसकी वैलेंसी आती Al3+, है ना? और ऑक्सीजन क्या कर रहा था, वो हर बार 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। देखो, यहाँ से 2 गए, यहाँ पे आए, हर बार ये 2 का गेन कर रहा है, तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ रहे हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही होंगे, कितने ज्यादा होंगे? 2 ज्यादा होंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंसी कितनी आती है? 2-, ठीक है? इसकी वैलेंसी इसके नीचे जाती है, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो ये कंपाउंड बनता है Al2O3। तो ये तो बेसिक होता था और ये अपन ने देखा कि इसके बीच में बॉन्डिंग कैसे बन रही होती है। तो अगर Al2O3 ब्रेक होगा तो कौन कौन से आयन बनेंगे? Al3+ बनेगा और O2- बनेगा, है ना? ये आयन बनते हैं हर बार। और अगर आयन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कोई भी आयनिक बॉन्ड देखो, जैसे अपन ने Al2O3 देखा, एल्यूमिनियम क्या है? पॉजिटिव, ऑक्सीजन है नेगेटिव, एक कैटायन है एक एनायन है। वैसे ही अपन NaCl देखा, NaCl एक पॉजिटिव है, एक क्लोरीन वाला जो है वो नेगेटिव है, तो वापस से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और अगर दो अपोजिट चार्ज हैं, जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है कि रिपल्सिव फोर्स होता है? अगर आप सोचोगे तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि अपोजिट फोर्सेस जो होते हैं ना, अपोजिट जो चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक अट्रैक्टिव फोर्स है दोनों के बीच में। तो इसकी वजह से, बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से, एक अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है दोनों के बीच में, ठीक है? और अट्रैक्टिव फोर्स क्यों आ रहा है? आयन फॉर्मेशन की वजह से। तो अट्रैक्टिव फोर्स का रीजन क्या है? ड्यू टू आयन फॉर्मेशन, ठीक है? तो आयन फॉर्मेशन की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाते हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाते हैं। दोनों सेम होते तो रिपेल होने लग जाते, तो बॉन्ड बनने के चांसेस ही नहीं थे। दोनों नेगेटिव होते तो भी रिपेल होते, पर एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ है, इसकी वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स आ गया और उसकी वजह से इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट हो जाता है। मतलब इनके बीच का जो इंटर एटॉमिक फोर्स है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो आयोनिक बॉन्ड को ब्रेक करना, अगर ये बन गए हैं तो इनको ब्रेक करना है, बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इनके बॉन्ड को वापस ब्रेक करना है या फिर इनको अलग अलग करना है, तो अपन को हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। मेल्ट होने के लिए बहुत अपन को एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना? तो उसके रीजंस होते हैं कुछ ये। तो अपन ने पूरा पढ़ लिया है कि आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं। एक डोनेट कर रहा होता है, एक एक्सेप्ट कर रहा होता है ना? एक गिवर होगा और एक एक्सेप्टर होगा, ठीक है? एक डोनर होगा एक एक्सेप्टर होगा। और एटम्स दैट कैरी सम चार्ज, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? उनको अपन बोलते हैं आयंस, ठीक है? और Na का सब देख लिया अपन ने। अब अपन आयोनिक बॉन्ड को पूरा अच्छे से पता कर चुके हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। अब आते हैं आयोनिक कंपाउंड पे, कि आयोनिक कंपाउंड क्या है। तो आयोनिक कंपाउंड नेम सजेस्ट कर रहा है, जैसे आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जो बॉन्ड होता है ना, वो आयोनिक बॉन्ड होता है।
ठीक है, बस सिंपल सा इसको मैं एक बार डिफाइन कर लेता हूँ। कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड by atoms that are bonded by ionic bond। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स या फिर ऐसे कंपाउंड ही जो एटम से बने हुए हैं और उनके जो एटम्स है उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड है, तो उनको अपन बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड्स, है ना। जैसे NaCl क्या है, आयोनिक बॉन्ड वाला था, तो NaCl क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। Al2O3 क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है ना। वैसे ही कोवेलेंट कंपाउंड्स भी आएंगे आगे वाली क्लासेस में, आगे वाले चैप्टर्स में, पर अभी अपन को वो ध्यान में इतना नहीं रखना है क्योंकि वो कार्बन वाले चैप्टर में, तो जब कार्बन वाला पढ़ेंगे तो कोवेलेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अभी तो यही है। तो कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय एटम्स दैट आर बॉन्डेड बाय आयोनिक बॉन्ड आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड्स। तो ये अपन की पूरी डेफिनेशन हो चुकी है। आयोनिक कंपाउंड्स को अपन एक और नाम से भी बोल सकते हैं और वो नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड बोलो या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलो, एक ही बात है। तो ये अपन का पूरा हो चुका है। आज के लिए बहुत है इतना, काफी अच्छे से पढ़ लिया अपन ने। थोड़ा सा कंपाइल कर लेते हैं क्या क्या होता था। तो अपन ने देखा कि दो, एक मेटल था एक नॉन मेटल था। मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, इसने गेन करा, और इसकी वजह से दोनों स्टेबल हो गए, है ना, क्योंकि हर कोई चाहता है स्टेबल हो जाए। और डोनेट और गेन करने की वजह से एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करता है, और उसकी वजह से कंपाउंड बना दिया। और ये कंपाउंड अगर बन गया है तो इनके बीच में फोर्सेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस है, और वो किसकी वजह से, आयोनिक बॉन्ड की वजह से। तो आयोनिक बॉन्ड ये होते थे। और आयोनिक बॉन्ड किसके बीच में होता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल होना जरूरी है, क्योंकि एक डोनेट करेगा एक गेन करेगा तभी तो होगा। दोनों ही डोनर है तो दोनों ही डोनेट करने के लिए बैठे हैं, तो गेन करने वाला कौन होगा, या फिर दोनों ही गेन करने वाले हैं, ठीक है, दोनों के पास में ही डेफिशिएंसी है, तो फिर डोनेट कौन करेगा। तो आयोनिक बॉन्ड के लिए कंडीशन है कि एक मेटल होना चाहिए और एक नॉन मेटल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन दोनों ही डोनर में करवा रहे हैं, दोनों ही एक्सेप्टर में करवा रहे हैं, एक एक्सेप्टर होना चाहिए एक डोनर होना चाहिए, तो फिर आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनके अलावा और भी प्रॉपर्टीज होती है कि इनकी स्टेट हार्ड होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। तो प्रॉपर्टीज अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू, और होप करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लग रहा तो आप बताइए, क्या अच्छा नहीं लग रहा तो मेहनत करनी।